आज का टॉपिक है, अगर एईएम 1 लाख करोड़ से ऊपर हो जाए, 50,000 करोड़ से ऊपर हो जाए तो रिटर्न कम हो जाएगा। उसके पहले अभी जो पिछले एक सप्ताह से मार्केट डाउन हो रहा है तो काफ़ी डर का माहौल है। 2-4-5 दिन भी मार्केट डाउन होता है ना, चाहे आप 10-12 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगता है कि अब जो है सब स्वाहा हो जाएगा, 0-0 हो जाएगा। न्यूज़ भी ऐसा दिखाया जाता है, क्रिएट किया जाता है कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे तो अच्छा होता कि एफडी में करते तो सीधा सीधा रिटर्न दिख रहा है, वहाँ पे 8% को हलचल नहीं दिख रहा है। और जैसे ही मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपका रिटर्न इस तरह से दिखने लगता है। लंबे समय में 12 से 15 मिलेगा, लेकिन आज क्या दिख रहा है? आज तो गिरावट दिख रहा है ना। तो ये डर का माहौल हमेशा बना रहता है। इस डर को जो जीतेंगे वही म्यूचुअल फंड में पैसा बना पाएंगे। अब आज का टॉपिक का बात करते हैं। मान लेते हैं किसी का एईएम ज़्यादा हो गया, तो क्या इसके फंड मैनेजर अब सिर्फ लार्ज कैप में पैसा लगाएंगे, बड़े कंपनी में पैसा लगाएंगे, छोटे स्मॉल कैप में पैसा लगाएंगे नहीं? ऐसा तो नहीं है ना कि फंड मैनेजर अब बंद गए ज़्यादा एईएम होने की वजह से कि अब उन कंपनियों में पैसा लगाएंगे नहीं जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा। ऐसा कुछ हुआ क्या? किसी फंड का एईएम अगर बढ़ जाए तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि फंड मैनेजर को रिस्ट्रिक्शन आ गया हो? उदाहरण के तौर पे किसी फंड में 10,000 करोड़ है और किसी फंड में 20,000 करोड़ है, वो डबल हो गया 3-4 साल में। अब यहाँ पे 10,000 करोड़ में तो 25 स्टॉक वो लेके फंड मैनेजर रखे थे, पर जैसे ही एईएम ज़्यादा हो गया, डबल हो गया, वो नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ा दिए। नंबर ऑफ स्टॉक तो लगभग 6,000 लिस्टेड है ना, वो और ज़्यादा स्टॉक में पैसा लगा दिए जैसे जैसे पैसा उनके पास आता गया। तो यहाँ पे इन्वेस्टर बोलते हैं कि ज़्यादा रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न परसेंटेज कम हो जाएगा यदि एईएम ज़्यादा होगा। तो दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मान लेते हैं कि किसी फंड मैनेजर के पास 2,000 करोड़ है, तो क्या वो उन स्टॉक्स में लगाएंगे जो ज़्यादा बढ़ेगा? उनको पता है पहले से कि इन स्टॉक में लगाऊंगा तो ये ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि मेरे पास एईएम कम है। और दूसरा फंड मैनेजर है जिसके पास 50,000 करोड़ ज़्यादा पैसा है, अब वो उन स्टॉक में पैसा लगा पाएंगे जहां रिटर्न कम होगा? क्या वो फंड मैनेजर उन स्टॉक में पैसा नहीं लगाएंगे जो ज़्यादा बढ़ेगा? ये कैसे पता चलेगा कि ये फंड मैनेजर जिस स्टॉक में पैसा लगाया या ये फंड मैनेजर जिस स्टॉक में पैसा लगाया उसका रिटर्न कम होगा? अल्टीमेटली जो स्टॉक का रेट बढ़ेगा उसमें जो एप्रिसिएशन होगा वही म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको एप्रिसिएशन दिखेगा। तो ये कैसे पता चलेगा? पहले से आज बैठे हुए हैं, आज एक फंड मैनेजर ने कुछ स्टॉक लिया, दूसरे फंड मैनेजर ने कुछ स्टॉक लिया, कौन सा चलेगा ये तो फ्यूचर ही बता पाएगा भाई, अभी कोई नहीं बता सकते हैं। तो ये कहना कि ज़्यादा एईएम वाला रिटर्न कम देगा और कम एईएम वाला रिटर्न ज़्यादा देगा, पीछे का इतिहास तो यही बताता है कि जिसका एईएम ज़्यादा है वही अच्छा रिटर्न दे पाया। आपको क्या देखना है? परफॉर्मेंस देखना है फंड का 8-10 साल, 12 साल, 15 साल का, और ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है एएमसी का, वो आप देखते हैं तो ये पता चलता है कि एईएम जिसका ज़्यादा है उसी ने ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न दिया है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का बात करूं तो यहाँ पे 1,10,000 करोड़ का एईएम है एक फंड में, 137 स्टॉक है इसमें। पहले कभी 25-30 हुआ करता था, फिर जैसे जैसे एईएम बढ़ता चला गया वैसे वैसे इसका स्टॉक भी बढ़ता चला गया, और एईएम बहुत ज़्यादा होने से उसका एक्सपेंस रेशियो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। यहाँ पे 1.28% एक्सपेंस रेशियो हो गया है। उसी तरह एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी का बात करें और इसमें अगर नंबर ऑफ स्टॉक देखते हैं तो 77 स्टॉक है। हालांकि मिड कैप कंपनी है, 150 जो मिड कैप कैटेगरी है उसमें ही 60-65% पैसा रहेगा, बाकी जो पैसा 30-35% है स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इधर उधर भी लगा सकते हैं। इसका अगर देखते हैं एक्सपेंस रेशियो 1.38 है, और एईएम का अगर बात करें तो 84,000 करोड़ है। उसी तरह एसबीआई का आप चेक करेंगे तो कभी स्टॉक इसमें बहुत कम हुआ करता था, लेकिन आज 68 स्टॉक्स है। तो जैसे जैसे यहाँ से अगर डबल एईएम हुआ तो पता चल देगा 150 कंपनी इसमें आ गया। तो डाइवर्सिफिकेशन आपका धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि छोटा स्टॉक है तो फंड मैनेजर जहाँ पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न कम होगा, ये तो सवाल ही नहीं है ना, कि फंड मैनेजर तो उसी स्टॉक में पैसा लगाएंगे जहाँ बढ़ने का चांस हो। ये बात अलग है कि उन्होंने लगाया और नहीं चला, लेकिन अपने समझ से तो वही लगाना चाहेंगे हर फंड मैनेजर कि जहाँ पैसा ग्रो हो, जहाँ एईएम बढ़े। एईएम बढ़ेगा तो बढ़े हुए के हिसाब से उनको सैलरी पैकेज मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला सवाल है यहाँ पे विजय जी का, सर आपके ऐप से एसआईपी करूँ, इंडिविजुअल हो आप, गेम खेल सकते हो, ऐप में दिखा रहे हो म्यूचुअल फंड एसआईपी हो रही है, लेकिन वास्तव में पब्लिक का पैसा आपके अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में जा सकता है। आप म्यूचुअल फंड क्या बात करते हैं? ये रेगुलेटर यहाँ पे से भी एमपी लोग हैं। कोई भी ऐप से अगर आप खरीदते हैं कोई भी स्कीम, तो पैसा जो स्कीम के अकाउंट में जाता है, आप एसबीआई सेलेक्ट करते हैं, आईसीसी सेलेक्ट करते हैं, एचडीएफसी सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद जो पेमेंट होता है वो अलग अलग स्कीम का अलग अलग अकाउंट बना हुआ है। किसी भी ऐप से, प्लेटफॉर्म से लेते हैं, अगर आप
SBI के ऐप से SBI स्मॉल कैप भी खरीदेंगे तो पैसा स्कीम का जो अकाउंट है, हो सकता है HDFC में हो, सिटी बैंक में हो, उसका कस्टोडियन अकाउंट जहां खुला होगा उस अकाउंट में पैसा जाएगा। पैसा SBI के पास भी नहीं रहता है। उसी तरह HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड का कस्टोडियन अकाउंट दूसरे जगह पे है, तो जिस स्कीम का अकाउंट जहां पे ओपन है पैसा डायरेक्टली वहां जाता है। पैसा चाह के भी हमारे अकाउंट में नहीं आ सकता है। इसी सब चीज को समझने के लिए मैं बोलता हूँ 500 रुपये का SIP पहले शुरुआत कीजिए, 6 महीना तक सब कुछ अंदर का बात समझ लीजिए, उसके बाद आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। दूसरा कमेंट्स है, अगर मैं 25 साल SIP करूं और 25 साल के बाद अपने SIP बेटे को करने को कह दूं तो 25 साल के बाद कंपाउंडिंग उनको मिलेगा। 50 साल का टोटल SIP हो जाएगा तो उनको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लेते हैं 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ करके आपने 25 साल एक SIP चलाया निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, 2000 से चलाया और 2025 आ गया तो 25 साल बीत गया। 6 लाख जमा किया आपने 2-2 हज़ार रुपया करके, हर मंथ जमा किया 2-2 हज़ार, 1,77,00,000 बन गया। अब इस पैसे को आपने बच्चे को नाम पे ट्रांसफर कर दिया, मान लेते हैं रिडीम कर के भी वापस कर दिया 1,77,00,000 और फिर से री इन्वेस्ट कर दिया इसी फंड में और फिर यहां से 2-2 हज़ार रुपया करना शुरू किए, तो कंपाउंडिंग कैसे नहीं वर्क करेगा। कंपाउंडिंग का मतलब है कि ये जो पैसा है इस पे जो अगर 10% बढ़ा, मान लेते हैं यहाँ पे 1.5 करोड़ था, 10% बढ़ता तो 15 लाख रुपए यहाँ पे बढ़ जाता। 1.5 करोड़ का 10% 15 लाख हुआ, तो 1 साल के बाद आपके बच्चे के पोर्टफोलियो में जब दिखेगा तो 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिखेगा। तो कंपाउंडिंग इसी तरह से होता रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 25 साल चला, 25 साल आपके बच्चे भी चला सकते हैं। मतलब कहने का बात है ये तो बहुत ज़्यादा समय है, इतने समय के पहले ही आपका जो रिक्वायरमेंट होगा उसको भी फाइनेंशियल गोल को पूरा करना है। सिर्फ पैसा का पहाड़ बनाने की जरूरत है। हाँ, आप उतना सा पैसा रखिए जो आप कभी छू नहीं सकते हैं, तो 1,000-2,000 दे करके आप एग्जाम्पल के तौर पर लंबे समय के लिए खींच सकते हैं। तो जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, कंपाउंडिंग मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 1% का भी फर्क नहीं होगा कंपाउंडिंग पे। सर SBI का कॉन्ट्रा फंड अक्टूबर से डाउन जा रहा है, कब तक डाउन रहेगा और क्या मेरा पैसा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म नहीं होगा, फंड अच्छा है, बने रहिए। SIP चला रहे हैं तो इसी में कंटिन्यू कीजिए। अगर फर्दर पैसा आता है तो आप स्मॉल कैप में भी पैसा थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं। अक्टूबर से सिर्फ कॉन्ट्रा फंड नहीं, सारे फंड, पिछला अक्टूबर से अगर बात कर रहे हैं आप, 2024 से ही बात कर रहे हैं, तो सारे फंड लगभग 5-10% डाउन है। तो आपका फंड भी डाउन है, सभी का डाउन है, तो कंटिन्यू बने रहना है। सर मैं रेलवे में एम्प्लॉय हूँ, टेक्नीशियन हूँ, फर्स्ट ग्रेड का नौकरी है, NPS चालू है, पर मंथ 10,000 और 10% स्टेपअप के लिए 4 फंड बता दो 22 साल के लिए। 10 साल तक स्टेपअप करूंगा, बाद में नॉर्मल SIP चलता रहेगा। तो 4 फंड यहाँ पे इस तरह से, जिसका AUM सबसे ज्यादा है। फंड का नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, चाहे तो बंधन स्मॉल कैप और मोतीलाल स्मॉल कैप को भी जोड़ सकते हैं। धीरे धीरे पैसा बढ़े तो नंबर ऑफ स्मॉल कैप धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। 8-9 स्मॉल कैप हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक मोतीलाल माइक्रो कैप भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। आपने स्टेप अप SIP का बात किया है तो स्टार SIP में न्यू फीचर आ गया है। आप स्टेप अप SIP को भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे मेन्यू में तो यहाँ पे 6 नंबर पे है स्टेप अप SIP। आप जो भी स्कीम को सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे टाइप करके वो स्कीम ला सकते हैं। डिफॉल्ट में यहाँ पे SBI स्मॉल कैप लिखा हुआ है। 5,000 रुपया पर मंथ, 10% इंक्रीमेंट करना चाहते हैं ईयरली या अमाउंट में करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद अगर नॉर्मल SIP चलता रहता तो 9,40,000 जमा हुआ है 5,000 रुपये की दर से, और SIP वैल्यू एज ऑन 5 अगस्त 2025 में 60,21,000 है। ये तो नॉर्मल SIP है, कोई बढ़ोतरी नहीं किया। दूसरा है कि 10% के रेट से अगर बढ़ता चला गया तो टोटल 20,73,000 जमा हुआ और पैसा बना है 92,40,000। इस तरह से करके यहाँ पे इसका कैश फ्लो भी देख सकते हैं कि शुरुआत तो आपने 5,000 रुपये से किया, फिर अगले साल 10% बढ़ा तो 5,500 बढ़ गया, फिर उसके बाद फिर उसका 10% बढ़ा होगा। तो इस तरह से करके स्टेप अप SIP का यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बहुत समय से इन्वेस्टर बोल रहे थे कि स्टेप अप SIP स्टार SIP कैलकुलेटर में होना चाहिए, तो वो आ चुका है। आप मेन्यू में जाके 6 नंबर पे चेक कर सकते हैं। तो वो स्टार SIP में आ चुका है। मेन्यू में जाके 6 नंबर पे आप स्टेप अप SIP को भी अध्ययन कर सकते हैं। अगला एक बेहतरीन कमेंट्स है, मैं गुजरात से हूँ, राजकोट से। आपका वीडियो देखता हूँ, सारे पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, पर मुझे एक कहावत याद आता है, सुनने को मिलता है कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए। ये कहावत तो सही है या मैं अभी कुछ सही कर रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और सबके दिमाग में आता है, ठीक है, आना भी चाहिए। जब हम बोलते हैं कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रहना चाहिए, अगर टोकरी गिरा तो सारा अंडा गिर जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक अगर आप 1 लाख रुपए डालते हैं
तो नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने कंपनी में पैसा चला गया, हमारे पैसे को डूबने के लिए या जो भी इन्वेस्टर पैसा लगाए हैं उनके पैसे को पूरी तरह से खत्म होने के लिए, जैसे टोकरी गिरा और सारा अंडा फूट गया, तो हमारे पैसे को खत्म होने के लिए नंबर ऑफ स्टॉक जितना है उन सब कंपनी को डूबना पड़ेगा, मतलब कि इस 77 कंपनी को खत्म होना पड़ेगा।